हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी सीडीपी सीरीज़ की क्लास नंबर 5 है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ है उसमें आज हम अपनी क्लास में इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये आज हमारी क्लास नंबर 5 है। कल की क्लास नंबर 4 में हमने वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में जो है डिस्कस किया था। उसमें भी हमने देखा था कि उसमें जो वाइगोस्की की जो थ्योरी थी उसमें दिया गया है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बात की है। और यहाँ आज हम बात करने वाले हैं एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनेगा, साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इसे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्यों बोला जाता है, क्या कारण है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इरिक्सन ने जो अपने डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात की थी, तो टोटल 8 स्टेजेस के बारे में इरिक्सन ने बात की थी और पूरे लाइफ स्पैन को कवर किया था एक इंडिविजुअल के। तो हर एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हमारा एस्टेट, सीटेट, रीट, DSSB के और बीएड एग्ज़ाम्स के लिए भी ये उतनी इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ में जो है मैंने आपको इस कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है ताकि आप थ्योरी एग्ज़ाम्स को भी बहुत अच्छे से कवर कर पाएँ। और साथ के साथ हम हर एक पॉइंट पे बनने वाला जो क्वेश्चन है, हर एक स्लाइड में जो भी क्वेश्चन आपका बन रहा है उसे हम हाईलाइट कर रहे हैं साथ के साथ, ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को समझ पाएँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सीटेट के बारे में भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आज मैंने अपडेट भी किया था। सीटेट जो है आपका उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो चेंज हो गई है। पहली जो डेट थी वो 1 दिसंबर को दी गई थी। अब उसकी जो डेट है वो 15 दिसंबर 2024 कर दी गई है। तो अच्छा ही है, आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा करते रहें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम एरिक्सन थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, थोड़ा सा हम एरिक्सन के बारे में जान लेते हैं। तो एरिक्सन का जन्म जो है 15 जून 1902 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इन्होंने बात की थी कि एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन कैसे कैसे पूरे लाइफ स्पैन को इन्होंने अपने स्टेजेस में कवर किया कि इंडिविजुअल का जो है डेवलपमेंट की बात करें तो हर एक स्टेज पे इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। उसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो बढ़ रही हैं, वो बहुत सारी स्किल्स को सीख रहा है। तो इस तरीके से एरिक्सन ने जो है अपनी स्टेजेस के बारे में बात की थी। तो इन्हें डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो बोला जाता है। और इन्होंने मनोसामाजिक विकास पर अपना सिद्धांत दिया था। तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा इसके बारे में। इन्होंने जो 8 स्टेजेस इसमें डिवाइड की है, तो उसके अंदर हर एक स्टेज के ऊपर जो है दोनों तरीके की बात की गई है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कि एक स्टेज में अगर बच्चा है तो वो किस तरीके की जो है चैलेंजेस को फेस कर सकता है। दूसरा हम बात करें कि जो जर्मन सिद्धांतकार थे सिगमंड फ्रायड, जब ये उनसे मिले सिगमंड फ्रायड से, यूरोप में ये मिले थे सिगमंड फ्रायड से, और जब उनसे इनका इंटरेक्शन हुआ तो वो उनकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। सिगमंड फ्रायड जो है एक मनोविश्लेषक थे, साइको एनालिस्ट थे। तो जैसे ही उनके साथ बातचीत हुई, इनका इंटरेक्शन हुआ, तो उनकी रुचि मनोविश्लेषण के अध्ययन में भी परिवर्तित हो गई। और उन्हीं के सिद्धांत को इन्होंने मॉडिफाई करके सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखते हुए इन्होंने अपना जो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो प्रिपेयर की। और 8 चरणों में इसके विकास को 8 चरणीय सामाजिक सिद्धांत में उसको संशोधित कर दिया। तो एरिक्सन का जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा
वो था साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो साइको सोशल डेवलपमेंट ही क्यों यहाँ पे नाम दिया गया, क्योंकि साइको सोशल की अगर हम बात करें तो ये वर्ड जो है साइको और सोशल, दो वर्ड से मिलकर बना है। साइको मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड एंड बिहेवियर, एंड सोशल मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी विच इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी। तो यानी कि किसी अवधारणा के मनोसामाजिक होने का क्या अर्थ है कि वो मतलब ये दोनों एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, उसका मनोवैज्ञानिक विकास भी और साथ ही साथ उसका सामाजिक वातावरण भी, कि एक व्यक्ति समाज में रहते हुए कैसे वो अंतःक्रिया कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, और कैसे इंटरेक्शन करते हुए सोसाइटी में रहते हुए जो है अलग अलग लोगों से मिल रहा है, और उसका जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उसका इफ़ेक्ट उसके माइंड पर और उसके बिहेवियर पर कैसे पड़ रहा है। इसकी बारे में मेनली एरिक्सन ने बात की थी कि कैसे कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एरिक्सन की थ्योरी का जो पूरा नाम था वो क्या था। साइको सोशल, साइको कल्चरल, साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की। तो इस तरीके के ऑप्शंस जो है उस क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है कि एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। लास्ट थ्योरी हमने की वाइगोत्स्की की, उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, सोसाइटी और कल्चरल एस्पेक्ट दोनों को ही उन्होंने कवर किया था। और यहाँ पर हमने बात की है साइको सोशल डेवलपमेंट की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इसका साइको सोशल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों चीज़ों को इसमें कंसीडर किया गया है, माइंड और बिहेवियर को भी और साथ के साथ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, कि सोसाइटी में रहते हुए जो है किसी इंडिविजुअल के माइंड में या किसी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है। आगे हम बात करें एरिक्सन ने जो थ्योरी है वो कैसे कैसे डेवलप की। एरिक्सन ने ऑब्ज़र्व किया कि व्यक्ति विशेष का विकास उसके और उसके आसपास के सामाजिक वातावरण में परस्पर चलने वाली अंतःक्रिया का परिणाम होता है, कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है जब वो सोसाइटी में रहते हुए आपस में इंटरेक्शन कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, अपने विचार दूसरों के साथ साझा कर रहा है, दूसरों के विचार सुन रहा है, उनका भी सम्मान कर रहा है, उनको भी अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर रहा है, और उससे उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसका विकास कैसे हो रहा है। तो एरिक्सन ने इसी के बारे में बात की थी। तो एरिक्सन ने इसके ऊपर जब रिसर्च किया तो उन्होंने एक जो है बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये अब जो बुक है इसका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि लास्ट ईयर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि एरिक्सन की जो बुक है, एरिक्सन की कौन से बुक में जो है ये साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी की स्टेजेस के बारे में लिखा गया है। तो उस बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1950 में इन्होंने पब्लिश कराई थी। और उसमें लिखा हुआ है एरिक्सन ने कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी नहीं है, बल्कि वो एक सामाजिक प्राणी भी है। सोसाइटी को भी उन्होंने कंसीडर किया, और साथ ही उन्होंने इसी बुक में जो है सामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जो कि ये अवस्थाएं जो है वो द्विध्रुवीय हैं, यानी कि इन अवस्थाओं में दोनों एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कि एक व्यक्ति के सामने जब वो किसी सिचुएशन में है तो उसके सामने दो तरीके की जो हैं परिस्थितियाँ होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो वो बच्चा किस परिस्थिति को किस तरीके से हैंडल करता है, इस थ्योरी में वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो टोटल 8 स्टेजेस इन्होंने अपनी थ्योरी में दी हैं। तो सबसे पहले हम उसमें बात कर लेते हैं कि ब्रीफ ओवरव्यू, ये एरिक्सन ने जो थ्योरी बनाई है, इस थ्योरी को बनाने के पीछे उनका क्या मोटिव था, क्या उनका रिसर्च का बैकग्राउंड रहा, और क्या बेसिस रहा है इस थ्योरी का, और इस थ्योरी में किस चीज़ के बारे में बेसिकली बात की गई है। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं एरिक्सन थ्योरी का। तो सबसे पहले हम बात करें, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। तो बेसिकली जो एरिक्सन की थ्योरी है वो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि एक ह्यूमन
ह्यूमन जो है एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है। जैसा कि हमने बात की कि इस थ्योरी के अंदर 8 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। तो जब वो एक स्टेज को कवर कर लेगा पूरे अच्छे तरीके से, वो डेवलप हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा, तभी वो दूसरे स्टेज पर जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग जो है एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। तो एज़ पर द एरिक्सन हर एक स्टेज प्रिसीडिंग स्टेज पर बिल्ड होती है। हर एक स्टेज का जो है वो पीछे वाली जो पहली स्टेज है उससे पहली स्टेज उस पर डिपेंड करती है। तो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि एपिजेनेटिक प्रिंसिपल की बात किसने की है? एरिक्सन ने बात की है। एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी में? साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी में। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस निकालने हैं हर एक पॉइंट में से कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट हम बात करें कि जब एक अपनी पूरी जो है लाइफ स्पैन के अंदर इंडिविजुअल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं, मतलब मानसिक द्वंद्व, एक तरीके का संघर्ष अपने माइंड में, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो फेस करते हैं हर एक स्टेज पर। तो बच्चे हर एक स्टेज पर कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट होता है। और एरिक्सन की थ्योरी में बेसिकली बताया गया है कि एरिक्सन की थ्योरी में एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है जिससे हर एक व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है। अगर वो उस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से सॉल्व करने में, रिज़ॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं तो उनके अंदर वो स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगी। और अगर वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने में सफल नहीं होते तो उस स्टेज की सारी एसेंशियल स्किल्स उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगी। थर्ड जो हम बात करें कि हर एक स्टेज पर जो बच्चा है वो मास्टरी गेन कर रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप हो रही है, उसके अंदर उसकी जो योग्यता है वो कुछ ना कुछ बढ़ रही है। तो हर एक स्टेज लाइफ की एक कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है। हम इन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे तो हर एक स्टेज पर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता जो है वो विकसित हो रही है। तो अगर उसे अच्छे से अगर वो बच्चा हैंडल कर लेता है तो वो पर्सन जो है एक उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर जो है वो मास्टरी गेन कर लेगा। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ईगो स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम ध्यान रखें। तो जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि एक बच्चा जो है रेस में पार्टिसिपेट करता है और वो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, उसके बावजूद भी वो उस रेस में जो है वो हार जाता है, पीछे रह जाता है। तो उस समय अगर उसे ये कह दिया जाए कि ये रेस ही तुम्हारे लिए जो है तुम्हारी योग्यता को नहीं दर्शाती, तुम्हारी एबिलिटीज़ इससे भी ज़्यादा हैं, तुम्हें फिर से जो है वो ग्रो करना है, जब उसके अंदर इस तरीके की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी तो वो किसी भी कॉम्पिटेंसी, किसी भी जो है फियर को अच्छे तरीके से फेस कर सकता है और आगे आने वाली जो उसके जीवन में आगे आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वो दूर करने का प्रयास कर सकता है। तो ब्रीफली जो है एरिक्सन ने इन सब चीज़ों के बारे में बात की और उन्होंने इन सब चीज़ों को स्टडी करते हुए ही अपनी थ्योरी के अंदर ये 8 स्टेजेस जो है वो दी हैं। इनका बेसिकली बहुत ही इजी जो है ये थ्योरी है। सिर्फ हमें इन स्टेजेस को अच्छे तरीके से समझते जाना है। और दूसरी बात, हर एक स्टेज का नाम, हर एक स्टेज का एज ग्रुप और हर एक स्टेज जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस की कौन सी स्टेज से रिलेट करती है, प्याजे की कौन सी स्टेज से रिलेट करती है, हर एक चीज़ को हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना है ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, इन टर्म से रिलेटेड कुछ भी हमें देखने को मिले तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो स्टेज है वो इस एज ग्रुप की है और ये इस डेवलपमेंटल स्टेज से बिलोंग करती है। तो इस टेबल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि कौन सी अवस्था है, उस अवस्था का नाम क्या है। हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए। और इसकी अवधि यानी कि इसका एज ग्रुप भी यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है और साथ ही कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर ये जो स्टेज है उससे बिलोंग करती है उसे भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो ये टेबल जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आगे इसकी जो जो हम इसका
अच्छे तरीके से जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट यानी विश्वास वर्सेस मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास। तो इसकी जो अवस्था है वो 0 से 18 माह यानी कि 1.5 वर्ष की है। ऐसे ही हमारी दूसरी जो स्टेज है वो है स्वतंत्रता बनाम संदेह यानी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जिसकी अवधि जो है 18 माह से 3 वर्ष दी गई है और जो प्री चाइल्डहुड यानी कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड है उससे बिलोंग करती है। अभी बच्चे के अंदर जो है वो बाल्यावस्था बिल्कुल शुरू ही हुई है। और 3 से 5 वर्ष की जो अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, तो इसमें इसमें जो हमारी स्टेज आएगी वो आएगी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यानी कि पहल बनाम दोष। दूसरा फोर्थ जो हमारी स्टेज है 5 से 12 वर्ष जो कि उत्तर बाल्यावस्था से बिलोंग करती है और इसका जो हम बात करें इस स्टेज का जो नाम है वो है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्eriority। फिफ्थ स्टेज है हमारी किशोरावस्था से रिलेटेड जिसका एज ग्रुप जो है वो 12 से 18 वर्ष है और इसका जो नाम है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व या भूमिका भ्रांति। छठी स्टेज जो है हमारी वो है 18 से 35 वर्ष जो कि पूर्व वयस्क अवस्था यानी कि अडल्टहुड, मतलब अर्ली अडल्टहुड के बारे में यहाँ बात की गई है और इस स्टेज का जो नाम है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 35 से 55 वर्ष की जो एज है वो हमारी सेवन्थ जो स्टेज है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो कि मिडल अडल्टहुड के बारे में बात करती है। और लास्ट जो 8th स्टेज है वो है 55 ईयर्स एंड अबव जो कि हमारी लेटर अडल्टहुड से रिलेटेड है जिसका नाम है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पियर, ईमानदारी बनाम निराशा है, संपूर्णता बनाम निराशा। तो इनके बारे में हम डिटेल में भी अभी चर्चा करेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो अवस्थाएं एरिक्सन के द्वारा दी गई हैं इस साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी के अंदर, इनका जो स्टेजेस का जो ये नाम दिया गया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये दो चीज़ें हैं और दोनों ही आपस में क्या है अपोजिट, यानी कि दो कॉन्सिक्वेंसेस या दो एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है और दोनों ही आपस में अपोजिट हैं। यानी कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है और अगर वो नहीं हुआ तो नेगेटिव होगा। तो दोनों तरीके के बारे में बात की गई है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। चलिए इन्हें डिटेल में जानते हैं कि एरिक्सन ने क्या कहने की यहाँ पर क्या हर एक स्टेज पर वो किस चीज़ से रिलेट करती है। फर्स्ट जो स्टेज है वो हमारे विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसका जो एज ग्रुप है जन्म से 18 माह यानी कि 0 से 1.5 वर्ष की जो अवस्था है जो कि इन्फेंसी पीरियड में आती है। पियाजे के अकॉर्डिंग भी हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग भी इन्फेंसी पीरियड में शैशवा अवस्था में आती है, शैशवा अवस्था से ताल्लुक़ रखती है। तो इसमें क्या है आप देख रहे होंगे अभी बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 वर्ष तक का बच्चा है, 0 से अभी 18 माह का बच्चा है। इस एज ग्रुप के अंदर आने वाले बच्चे बहुत छोटे हैं। तो ये बच्चे जो हैं अपनी पारिवारिक वातावरण में ही ज़्यादा रहते हैं और अपने माता पिता के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि माता पिता ही उनके क्या है केयर गिवर हैं। तो बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है जिससे उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है, विश्वास का भाव विकसित होता है कि क्योंकि बच्चे क्योंकि माता पिता जो हैं उस बच्चे की हर एक नीड को, हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं और बच्चा यह देखता है और ये देखकर उसे लगता है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं और ये जो है उसके अंदर एक ट्रस्ट का जो है विश्वास का भाव जो है वो विकसित होता है। और अगर दूसरी ओर जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते व चिल्लाते हुए छोड़ जाते हैं और उसको जो है वो प्रॉपर केयर उनको नहीं मिल पाती, उसकी नीड्स उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती, तो इसका परिणाम क्या है कि बच्चे के अंदर अविश्वास मिसट्रस्ट की भावना विकसित हो जाएगी। तो ये दोनों ही जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के एस्पेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर कवर किए गए हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी स्वतंत्रता बनाम लज्जा। एक चीज़ और आप भी यहाँ ध्यान रखें कि हर एक स्टेज के ऊपर हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ वर्च्यू डेवलप होगा। अब यहाँ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है,
यहाँ पर जो वर्चू डेवलप होगा, यहाँ पर जो भाव बच्चे के अंदर विकसित होगा, उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज, जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फर्स्ट जो स्टेज है इसी की बात करें तो बच्चा जो है यहाँ पर एक तरीके से बच्चा जो है अपने माता पिता पर विश्वास कर रहा है, विश्वास का भाव वहाँ बच्चे के अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो जब बच्चा जो है आसपास के वातावरण में देखता है कि उसे बहुत केयर हो रही है, तो वो उसके अंदर विश्वास जागृत होता है और एक तरीके का वर्चू जो है वो डेवलप होता है। और इसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर जो वर्चू डेवलप होगा वो होगा होप। ये पूरी टेबल आपको लास्ट में दी भी गई है कि किस स्टेज पर कौन सा वर्चू जो है वो डेवलप हो रहा है, इसका भी हम ध्यान रखें। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी, इसके अंदर स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि प्रारंभिक प्री बाल्यावस्था हम कहें 1.5 से 3 वर्ष, 1.5 से 3 वर्ष का इसका एज ग्रुप है। इसमें क्या है, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है अभी, तो इस अवस्था में बच्चे को मतलब ऑटोनॉमी चाहिए। हर बच्चे को अपना काम खुद करना है। बच्चे का बिहेवियर इस तरीके से होगा कि बच्चा हर चीज़ को जो है छीनने का प्रयास करेगा। जैसे उसे अगर हम कपड़े पहना रहे हैं तो वो कपड़े खुद पहनने की कोशिश करेगा। जैसे माता पिता उसे भोजन करा रहे हैं तो वो भोजन जो है वो खुद करने की कोशिश करेगा, उनके हाथ से छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो अपना काम खुद करना चाहता है स्वतंत्र रूप से। तो परिणाम ये है कि वहाँ पर उसके अंदर एक सेंस ऑफ ऑटोनोमी डेवलप हो रही है, सेंस ऑफ ऑटोनोमी डेवलप हो रही है। और अगर माता पिता बहुत ही सख्त मिजाज के हैं, बहुत ही मतलब उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उस बच्चे को अपनी एबिलिटी पे जो है वो डाउट होने लगेगा और वो उस काम को, अगर वो गलत कर देता है, उसे डांटा जाता है, तो वो जो है शर्मिंदगी महसूस करेगा। तो इससे बच्चा क्या है, अपने अंदर जो है एक लज्जा का अनुभव करता है बेसिकली। तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर विल की भावना, इच्छा की भावना, काम करने की भावना, कि वो खुद काम करना चाहता है, ऑटोनोमी चाहता है, वो अपना काम खुद करना चाहता है, तो उसकी इच्छा है। तो यहाँ पर कौन सा वर्चू डेवलप हो रहा है, कौन से भाव विकसित हो रहा है, विल यानी इच्छा, उसके काम करने की इच्छा। और बेसिकली यहाँ से एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि शौचालय की जो हम कहें शौचालय का जो प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो किस स्टेज पे बच्चे को दी जाती है, बच्चा किस स्टेज में होता है जब उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो बच्चा जो है वो सेकंड स्टेज में है, यहाँ पर एरिक्सन की थ्योरी के सेकंड स्टेज के अंदर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की स्टेज में है। तो ये क्वेश्चन में कई बार देखा गया है, टॉयलेट ट्रेनिंग की बात कौन सी स्टेज में की गई है, स्टेज नंबर 2 के अंदर। थर्ड स्टेज में हम जाते हैं तो इसमें क्या है, पहल शक्ति बनाम दोषित, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था है। यहाँ पर बच्चा किस में है, प्री स्कूल ईयर्स के अंदर है अपना। आप देखते होंगे जो बच्चे हैं 3 वर्ष की उम्र से ही बच्चों को प्री स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है, ताकि वो बेसिक स्किल्स को सीखना शुरू कर दें। तो ये अवधि जो है बच्चे की आरंभिक बाल्यावस्था है। यहाँ पर क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा है। अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है तो वो अपनी जो है अपनी लाइफ का जो उद्देश्य है, यहाँ पर बच्चा जो होगा ज़्यादा क्यूरियस होगा, उसकी बहुत सारी जिज्ञासाएँ होंगी और वो अपने आसपास के वातावरण को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ अपना खोजने का प्रयास करेगा, अपनी समस्या का समाधान खुद करने की कोशिश करेगा। तो माता पिता बच्चों को ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं। तो वहाँ पर बच्चे के अंदर जो है डिज़ायर होती है कि वो अपने इनिशिएटिव्स को लें, अपने एक्शंस को वो खुद करें, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है। तो जब भी बच्चे को कुछ काम दिया जाता है, जो जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया भी गया है कि बच्चे यहाँ पर जो है इस लेडी से, अपनी मदर से जो है ये बर्तन लेना चाहते हैं, ताकि वो उसे डाइनिंग टेबल पे सेट कर सकें, डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके खाने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर उन्हें जो है
मना कर दिया जाता है कि कहीं उनसे कोई ना कोई प्लेट जो है वो टूट कर गिर ना जाए, तो इसीलिए उनको इस चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है, उनके ऊपर डाउट किया जाता है। तो यहाँ पर जब उनको किसी काम को करने से रोका जाता है, जब उन माता पिता उनकी पहल को जो है उसकी आलोचना करते हैं कि तुमसे ये नहीं काम होगा या कुछ टूट जाएगा, इस तरीके से उनको जो है बोला जाता है, तो बच्चों के अंदर गिल्ट की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर दोनों कंसिक्वेंसेस को जो है कवर किया गया है। बच्चा इनिशिएटिव भी लेगा, अपनी डिज़ायर, उसकी डिज़ायर होगी वो कि वो अपना कुछ जो है अपने एक्शंस को मतलब अपने जो इनिशिएटिव्स हैं उनको पूरा करे, अपनी कैपेसिटी को डेवलप करे, उद्देश्यपूर्ण स्थिति में होगा कि बच्चा क्यूरियस होगा। तो यहाँ पर कौन सा वर्चू डेवलप हो रहा है? पर्पस, उद्देश्य, कि बच्चा जो है कुछ ना कुछ उद्देश्य खोजने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी इसके अंदर परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री का क्या मतलब है? यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब है कि जहाँ बच्चा किसी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा है, जहाँ बच्चा किसी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि बच्चे ने किसी स्किल पर मास्टरी गेन कर ली, उसके अंदर एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस है कि उसने वो काम जो है वो कर लिया, वो उस काम को करने में सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कंप्लीट करता है, तो वो एकम्प्लिश्ड फील करता है। तो ये जो अवस्था है ये उत्तर बाल्यावस्था है, ये लेटर चाइल्डहुड की अवस्था है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो एरिक्सन की थ्योरी की कौन सी स्टेज से बिलोंग करती है? तो स्टेज नंबर 4, जिसका नाम है परिश्रम बनाम हीनता, जो कि 6 से 12 वर्ष का एज ग्रुप है, जिसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। तो जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती हैं, जैसे पहली स्टेज थी इनिशिएटिव लेने की, बच्चा पहल कर रहा है, तो अब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हर एक स्टेज जो है वो प्रिसीडिंग स्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर पहले इनिशिएटिव की बात की गई थर्ड स्टेज में, और अब इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि जब बच्चे पहल से नए नए एक्सपीरियंसेस, इनिशिएटिव से नए नए एक्सपीरियंसेस उनको मिले हैं, तो अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बच्चे, और जो है अपने काम में सफलता जो है सक्सेसफुल होने का प्रयास करते हैं कि मुझे जो काम दिया गया था वो मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। और अगर वो काम वो अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाते तो अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, या मैं इस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो जैसे ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा स्कूल में है और स्कूल में बहुत सारी चुनौतियाँ जो है बच्चे के सामने होती हैं, और उन चुनौतियों को अच्छे तरीके से फेस नहीं कर पाता, तब बच्चे के अंदर हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस को जो है कवर किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि ये स्टेज जो है एडोलेसेंट स्टेज से बिलोंग करती है, किशोरावस्था की जो अवस्था होती है उससे ये बिलोंग करती है। तो किशोरावस्था जो है, एडोलेसेंस जो एज है, वो एज बहुत ही जो है कंफ्यूजिंग एज है, एक तरीके से हम कहें, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी पहचान खोजने की, पहचान बनाने की कोशिश करता है, पहचान बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि स्टेनले हॉल ने भी इस अवस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चा है वो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है, क्योंकि उसके शरीर में भी, उसके फिज़िकली भी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली भी उसकी सोच में भी परिवर्तन आ रहा है, सोसाइटी में भी वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत तरीके से जो है वो चैलेंजेस फेस करता है इस स्टेज के अंदर अपनी लाइफ में। तो इसीलिए इस स्टेज को स्टेनले हॉल ने स्ट्रेस और स्ट्रॉम की स्टेज कहा है, तो संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। तो इस स्टेज में बच्चा पहचान खोजने की कोशिश कर रहा है कि वह कौन है, वो किस लिए है और अपने जीवन में वो क्या करेगा। तो इसीलिए इसे आइडेंटिटी की, पहचान की संज्ञा दी गई है। इस स्टेज में बच्चे के अपने बिलीव्स होते हैं, अपने आइडियल्स, अपने एस्पिरेशंस को वो डेवलप करता है कि मैं कौन हूँ और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है।
और जब बच्चा अपने भविष्य का रास्ता अच्छे तरीके से नहीं चुन पाता कि उसे अपने फ्यूचर में उसे क्या करना है, तो वो उसके अंदर क्या है, उसका रोल जो है वो कंफ्यूजिंग रहता है। तब उसके अंदर भूमिका भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख रहे होंगे कि एक बच्चा जो है एथलीट है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें जो है नाम कमा रहा है अपना 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस में, और आसपास के जो लोग हैं वो भी उसे बहुत प्रेज़ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इसी फील्ड में आगे जाए और बहुत नाम रोशन करे। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो बुक्स पढ़ने में है, वो नई नई बुक्स को पढ़ता है, नई नई बुक्स को एक्सप्लोर करता है और अपनी जो है बुक्स भी लिखता है। तो उसका जो पैशन है वो है एज अ राइटर, वो राइटर बनना चाहता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो एथलीट बने और उसमें अपना नाम रोशन करे। तो यहाँ पर वो रोल कन्फ्यूजन की अवस्था में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि किशोरावस्था से रिलेटेड है। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम विलंघन, अलगाव, एकाकीपन, यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये जो स्टेज है ये हमारी प्रारंभिक वयस्क अवस्था, या हम कह सकते हैं युवावस्था की अवस्था है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली अडल्टहुड। यहाँ पर बच्चा जो है और मैच्योर हो गया है, यहाँ पर बच्चा जो है इंटीमेसी शो कर रहा है। इंटीमेसी का मतलब है दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाना। यहाँ पर अडल्टहुड की यंगर स्टेज है और यहाँ पर बच्चा जो है दूसरों के साथ रिलेशन बनाता है। जब व्यक्ति जो है दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित कर लेता है तो वो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और दूसरी बात, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो जो है एक तरीके से आइसोलेटेड, यानी कि बिल्कुल जो है दूसरों से अलग, अलगाव, मतलब अकेलापन महसूस करता है। तो इसीलिए इस अवस्था को घनिष्ठता बनाम अलगाव कहा गया है, क्योंकि इसमें घनिष्ठता और अलगाव के बीच में जो है वो संघर्ष होता है। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी सृजनात्मकता या जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 35 से 65 वर्ष की अवस्था है। इस स्टेज में बच्चा जो है इस स्टेज में जो व्यक्ति है वो जो है एक अच्छी पोजीशन पे है, अपने वेल डेवलप्ड उसका जो है फ्यूचर है, उसके इंटीमेट रिलेशंस भी हैं, उसकी फैमिली है बहुत अच्छे से, और वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये मिडल अडल्टहुड की अवस्था कहलाती है। तो इस स्टेज में आकर जो है व्यक्ति सोचता है कि अगली पीढ़ी के लोगों के लिए उनका कल्याण कैसे किया जाए, उनको कैसे सिखाया जाए, उस समाज के लिए वो क्या प्रोडक्टिव कर सकता है, वो क्या व्हाट विल हैपन आफ्टर आई डाई। तो वो जो है अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को जो है दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और अपने एक्सपीरियंसेस से उनको जो है वो ट्रेन करता है, ताकि उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनको वो अच्छे तरीके से फेस कर सके। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो जो है जनरेटिविटी जो है वो फील करता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, अगर वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाता दूसरों के लिए, तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, वो स्टैग्नेटेड हो जाता है। स्टैग्नेटेड का मतलब होता है मतलब कुछ अनप्रोडक्टिव फीलिंग। तो इसके अंदर जो वर्चू जो उत्पन्न हो रहा है वो होता है केयर, को दूसरों की केयर करता है, इसीलिए अपने एक्सपीरियंसेस की हेल्प से वो दूसरों को कुछ ना कुछ प्रशिक्षण देना चाहता है। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी लास्ट, अहम संपूर्णता बनाम हताशा, जिसको हम बोलते हैं ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पियर, जो कि हम ब्याजे के अकॉर्डिंग जो है वो बुढ़ापे की अवस्था है। क्योंकि इस अवस्था में क्या करता है व्यक्ति जो है अपने पास्ट को याद करता है, पहले के समय को याद करता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उसने कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस को गेन किया। वो जो है अपनी द्वारा अपने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से उसने पूर्ण की है, पॉजिटिव रूप से उसके क्या विन्स रहे, क्या उसके लॉस रहे, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। और अगर जो है वो सोचता है कि उसने एक सेटिस्फाइड लाइफ को जिया है, तो उसके अंदर अहम संपूर्णता का भाव आता है। और अगर जो है ऋणात्मक परिणाम होता है तो उसके अंदर हताशा का भाव होता है।
रिग्रेट फीलिंग जो है उसके अंदर डेवलप होती है। तो ये 8 स्टेजेस जो है वो टोटल जो है एरिक्सन ने बात की थी और पूरे एक इंडिविजुअल के, एक पर्सन के पूरे लाइफ स्पैन को कवर किया। और ये जो स्लाइड है वो पूरा इसका जो है हम कहीं समरी है इसकी, इसके अंदर स्टेज के बारे में भी बताया गया है कि कौन सी स्टेज है और कौन सी स्टेज के अंदर कौन सा एज ग्रुप है, उसके अंदर बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है और कौन सा वर्चू जो है हर एक स्टेज के अंदर डेवलप हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार बनता है कि कौन से स्टेज पे कौन सा वर्चू जो है एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता है। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में भी बताया गया है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और ये कौन सी मतलब हर एक स्टेज पे किस तरीके का भाव बच्चे के अंदर जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो एक बार इसे भी आप स्टडी करें ज़रूर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एरिक्सन की थ्योरी ने जो थ्योरी में जो बताया गया है पूरे लाइफ स्पैन को इन्होंने कवर किया और लास्ट में इन्होंने फ्रेमवर्क जो है दिया है कि कैसे हर एक स्टेज में जो है एक व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और उसकी आइडेंटिटीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि हर एक स्टेज में जो किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए जिससे कि लोग उस पर्टिकुलर स्टेज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सके और सक्सेसफुली वो नेक्स्ट स्टेज में मूव कर सके। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है उनकी क्रिटिसिज्म की भी हुई इस स्टेज पर कि हर एक स्टेज में उन्होंने साथ के साथ ये नहीं बताया कि उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए और सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज में वो कैसे मूव किया जाए। तो ये हमारी एरिक्सन की थ्योरी थी और एरिक्सन की थ्योरी बहुत इजी थ्योरी है। इसको हमें इन स्टेजेस को बहुत अच्छे से याद रखना है और इन स्टेजेस को याद रखते हुए इनके जो नाम है वो अच्छे से याद रखें और इनसे रिलेटेड जो एज ग्रुप है उनको उसको बहुत अच्छे से याद रखें और हर एक पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज को की कौन सी स्टेज से बिलोंग करती है उसे बहुत अच्छे से याद रखें। और लास्टली हर एक स्टेज के ऊपर कौन सा वर्चू डेवलप हो रहा है, कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है उसे बहुत अच्छे से याद रखें। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस थ्योरी के अंदर से। कुछ एक क्वेश्चन जो है हम उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में शिशु में विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। सबसे पहली जो हमने स्टेज पढ़ी थी ट्रस्ट, विश्वास की भावना बच्चे के अंदर शैशवावस्था के अंदर इन्फेंसी पीरियड के अंदर जब बच्चा 0 से 18 माह के यानी कि 1.5 वर्ष के भीतर जब बच्चा है तब उसके अंदर ट्रस्ट की भावना जो है, विश्वास की भावना जो है विकसित हो रही है। नेक्स्ट है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के दूसरे चरण का जो आवश्यक विषय है वो क्या है, मतलब किसकी बात की गई है, अन्वेषण की या खिलाने की, स्कूल की, शौचालय प्रशिक्षण की। तो हमने देखा था सेकंड जो स्टेज थी हमारी इसमें जिसके अंदर हमने बात की थी उसके अंदर हमने देखा था कि बच्चे को शौचालय प्रशिक्षण के बारे में टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में जो है उसका जो प्रमुख विषय था, आवश्यक विषय था, टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बच्चे को कौन सी स्टेज में दी जाती है, दूसरे चरण में दी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान मनोसामाजिक विकास का कौन सा चरण जो है वो होता है। उद्योग बनामहीनता, पहल बनाम अपराध बोध, फोर्थ स्टेज के बारे में बात की गई है। पूर्वी स्कूल जो वर्ष है मतलब प्री स्कूल ईयर्स जो कि इससे रिलेटेड है, पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के बारे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने का मुख्य परिणाम क्या है, यानी कि क्या डेवलप हो रहा है बच्चे के अंदर, कौन सा भाव जो है वो जो है बच्चे के अंदर विकसित हो रहा है या वर्चू की बात की गई है। तो दूसरे चरण के अंदर जो है बच्चे के अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है, हमने पढ़ा भी था इसमें, विल यानी इनिशिएटिव लेने की जो बात की गई है कि बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एपिजेनेटिक सिद्धांत क्या है। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि एपिजेनेटिक प्रिंसिपल की बात की है एरिक्सन ने। तो एपिजेनेटिक सिद्धांत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है यह सिद्धांत कि व्यक्तित्व एक क्रम में विकसित होता है, एक सीक्वेंस में विकसित होता है, स्टेप बाय स्टेप ग्रो होता है और समय के साथ साथ और एक बड़े समुदाय के संदर्भ में होता है।
दूसरा कि यह सिद्धांत के व्यक्तिगत अनुभवों से निर्धारित होता है, या फिर यह सिद्धांत की व्यक्तित्व आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा कि एक निश्चित क्रम में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एरिक्सन के सिद्धांत का कौन सा चरण मध्य विद्यालय के वर्षों के दौरान आता है? मध्य विद्यालय के वर्षों के दौरान आता है। जब हम इन स्टेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो हमें ये चीज़ें बहुत आसानी से जो है क्लियर हो जाएंगी और बहुत आसानी से हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप एक बार बैक जाकर और ये इसको बहुत अच्छे से देखें कि कौन सा जो चरण है उसमें मध्य विद्यालय के वर्षों के बारे में बात की गई है। तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो आज हमने बात की एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो प्रिंसिपल है, ये जो थ्योरी है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि साथ के साथ आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं उसको भी अच्छे से क्लियर कर पाएँ। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस डाउट को रिजॉल्व करने की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।